नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी के टॉप 38 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पिछली बार यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए थे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइए कि 38 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है। कुम्हार, गधा, पलंग, पीला, नव्य स्वर्णकार, डंडा, नाक। आप लोग बताइए किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नव्य और स्वर्णकार, नव्य और स्वर्णकार दोनों क्या है? दोनों तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? नव्य का तद्भव नया होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और स्वर्णकार का तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव सुनार होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। और यहां पर दोस्तों कुम्हार लिखा गया है। कुम्हार क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम कुंभकार होता है। क्या होता है? कुंभकार होता है। ठीक है। और गधा, गधा क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? गर्दभ होता है। क्या होता है? गर्दभ होता है। इसी प्रकार से दोस्तों पलंग यहां पर लिखा गया है। पलंग तद्भव है। इसका तत्सम पर्यंक होता है। क्या होता है? पर्यंक। ठीक है। यहां पर डंडा लिखा गया है। यह क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम दंड होता है। इसी प्रकार से नाक यहां पर लिखा गया है। नाक क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? नासिका होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन है उपवन, अंबर, उत्कर्ष, कमल। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कमल। नलिन और राजीव कमल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। और यहां पर अंबर लिखा गया है दोस्तों। अंबर आकाश का पर्यायवाची शब्द है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा पंकज होता है, नीरज होता है, पुंडरीक होता है, उत्पल होता है। ये सभी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ईशान। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए एक शब्द ईशान होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायव्य कहा जाता है पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को। इसी प्रकार से दोस्तों पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को नैऋत्य कहा जाता है। नैऋत्य किसे कहते हैं? पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को। ठीक इसी प्रकार से पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस रे एग्जाम में पूछे जाएंगे। किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। आप लोग बताइए किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शशधर, शशिधर का सही अर्थभेद चांद और शिव होता है। क्या होता है? चांद और शिव होता है। शशधर का अर्थ क्या होता है? चांद। शशिधर का अर्थ क्या होता है? शिव होता है। ठीक है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शशधर, शशिधर का अर्थ चांद और शिव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है।
10 बजने को 15 मिनट हैं। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। यह शुद्ध वाक्य है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, यह क्या है, शुद्ध वाक्य है। ठीक है। और यहां पर दोस्तों, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, यह क्या है, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध क्या होगा, वह ऑफिस में बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, वह ऑफिस में बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। 10 बजने को 15 मिनट है, यह क्या है, यह भी अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप होगा 10 बजने में 15 मिनट हैं। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, यह भी अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। तो यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पराधीनता, अजवायन, मुद्रिका, विहार। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विहार। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग तथा जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। यहां पर दोस्तों बिहार शब्द क्या है, पुल्लिंग है, और शेष सभी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। पराधीनता, अजवायन, मुद्रिका तीनों क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। ऑप्शन है प्राण, सोना, दर्शन, हस्ताक्षर। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सोना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सोना शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आपका प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, तीनों सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसी प्रकार से कुछ अन्य शब्द जैसे कि आंसू हो गया, दाम हो गया, अछत हो गया, ये सभी सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। ऑप्शन है संबोधन कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, संबोधन कारक। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है दोस्तों, उसे कारक कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, 8 है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, 8 है। और 8 कारक के चिन्ह आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि पहला है कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से के द्वारा होता है, संप्रदान का को के लिए होता है, संबंध का के की रा रे री होता है, अधिकरण का में पर होता है, संबोधन का हे अरे होता है। तो यहाँ पर हे का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर आपका संबोधन कारक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। जलधि, शांति, ताप, काज। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा काज। काज तद्भव शब्द है। ठीक है, काज क्या है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम कार्य होता है। काज का तत्सम शब्द क्या होता है, कार्य होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब, आ, अभी, अभी। ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से इसे देखते हुए चलिए और समझते हुए चलिए। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। अभिभाषण शब्द में अभी उपसर्ग लगा हुआ है। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। आदि का मतलब प्रारंभ में जो जुड़ते हैं। ठीक है, तो अभिभाषण शब्द में अभी उपसर्ग लगा हुआ है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। जिस समास में बाद का या उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पर तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। समास के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। 6 समास होते हैं। यहाँ पर आपका रक्त रंजित शब्द में तत्पुरुष समास होगा। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहां पर आपका क्यों, कब, कौन, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि मैं, तुम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ। इसी प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम एक होता है, जैसे कि जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जैसे कौन, क्या, कब, ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्यों। और इसके बाद निजवाचक एक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम जैसे कि आप, अपने। तो इस प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मदिरा धन आलय। मदिरा धन आलय बराबर मदिरालय। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मदिरा धन आलय बराबर मदिरालय होता है। यह दोस्तों दीर्घ संधि का उदाहरण है। मदिरालय में कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। देखिए दोस्तों, अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? ऑप्शन है गणनावाचक विशेषण, आवृत्ति बोधक विशेषण, समुच्चय बोधक विशेषण, अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण। तो देखिए दोस्तों, सत सही शब्द में समुच्चय बोधक विशेषण, संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग इसमें किया गया है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, समुच्चय बोधक विशेषण। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। याद रखिएगा, वह क्रिया जिससे यह पता चलता है कि कर्ता किसी काम को स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति को उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है आहट, हट, चिल्ला, ची। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आहट। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चिल्लाहट में आहट प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? इनमें से कोई नहीं, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। देखिए दोस्तों, राम अभी सोएगा वाक्य में कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है।
क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, यहां पर कर्तृवाच्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, आक्रमण करना, धाक बैठना, व्यर्थ काम करना। देखिए दोस्तों, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, द्रष्टव्य, अपरोक्ष, स्थूल, प्रत्यक्ष। देखिए दोस्तों, यहां पर परोक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष होगा। क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। और स्थूल का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहां पर परोक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए दोस्तों, यहां पर ऑप्शन दिया गया है, जान चली जाए पर पैसा ना जाए, पैसे का बहुत मोह होना, अत्यधिक कंजूस होना, पैसा ही माँ बाप दोनों। देखिए दोस्तों, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ होता है अत्यधिक कंजूस होना। क्या होता है? अत्यधिक कंजूस होना। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रौद्र रस। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। वीर रस यहां पर दिया गया है, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या फिर घृणा होता है। अगला प्रश्न है, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 13, 11, 10। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 13। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सोरठा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, सोरठा छंद दोहा छंद का उल्टा होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उपमेय उपमान समान धर्म वाचक शब्द उपमा अलंकार के अंग हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? हिस्सा, बांटना, ब्याज, भागना। देखिए दोस्तों, यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ब्याज। हिस्सा, बांटना, भागना, ये सभी भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द है, जबकि ब्याज भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन है आसन्न भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल। देखिए दोस्तों, वह बाजार जा चुका है, यह आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। जिस वाक्य में क्रिया के घटित होने का समय का हाल फिलहाल में हुआ प्रतीत होता है, आसन्न भूतकाल क्रिया या पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया वाला वाक्य कहलाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है।
तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को देखते हैं। गद्यांश है, भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है दोस्तों इस गद्यांश के आधार पर, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि ऑप्शन है, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुँचा नहीं पाते, वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हाल चाल नहीं जान सकते, वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। इस गद्यांश के आधार पर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। चलिए आगे बढ़ते हैं, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। ऑप्शन है, भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, भारतीय शिक्षितों की दुर्वस्था, भारत की दुर्वस्था। तो देखिए दोस्तों इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय लेखकों की दुर्दशा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, भारतीय, देसी, अंग्रेजी, हिंदी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। इस गद्यांश के आधार पर भारत का सुशिक्षित समाज अंग्रेजी साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, यहाँ पर अंग्रेजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है, नगरवासी, अनपढ़, सुशिक्षित, उच्च। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुशिक्षित। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के सुशिक्षित वर्ग में अरुचि की भावना है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं, क्यों या क्योंकि। ऑप्शन है, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता, वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं, उनमें स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। गद्यांश के आधार पर भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मीराबाई किसकी शिष्या थी, संत एकनाथ, संत रैदास, संत तुकाराम, संत नामदेव। देखिए दोस्तों मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संत रैदास। मीराबाई की रचनाओं की बात करें तो याद रखिएगा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, मीराबाई की मल्हार, राग विराग, ये सभी मीराबाई की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। ऑप्शन है अवधी, बांगरू, भोजपुरी, राजस्थानी। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बांगरू। बांगरू भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है।
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली ये सभी आते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन है निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयबोधक, विधि बोधक। तो देखिए दोस्तों, नहीं निषेधवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा? निषेधवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है कारण बोधक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है स्वीकार बोधक, चौथा है प्रकार बोधक, पांचवा है निश्चय बोधक, छठा है अनिश्चय बोधक, सातवां है प्रश्न बोधक। तो यहाँ पर निषेधवाचक आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन है वैराग, भोर, रत्नाकर, भव। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वैराग, भोर, रत्नाकर, भव। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रत्नाकर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रत्नाकर शब्द समुद्र शब्द का पर्यायवाची है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो याद रखिएगा पयोधि होता है, पारावार होता है, नदीस होता है, वारिधि होता है, जलधि होता है, नीरनिधि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रत्नाकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेघ, मेध, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है यज्ञ जल, बादल जीवन, यज्ञ बादल, बादल यज्ञ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बादल और यज्ञ। क्या हो जाएगा? बादल और यज्ञ। मेघ का अर्थ क्या होता है? बादल होता है। मेध का अर्थ यज्ञ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बादल यज्ञ आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। नायिका, अभिनेत्री, गायिका, नर्तकी। देखिए दोस्तों, स्त्री जो अभिनय करती है या स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अभिनेत्री होगा। क्या होगा? अभिनेत्री होगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। प्रेमचंद की अन्य रचनाओं की बात करें तो याद रखिएगा सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गोदान, गबन, कफन, ये सभी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा प्रेमचंद। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए और इस क्लास को अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कीजिए।